कक्षा दशम के भैया बहनों को मेरा सुप्रभात। आप सभी जानते हैं कि इस समय हम सभी किस संक्रमण से या किस वायरस के संक्रमण से गुजर रहे हैं। आज के इस दौर में आपको ऑनलाइन के थ्रू आपकी जो कक्षा चल रही है, इसी कड़ी में अर्थशास्त्र में आज अध्याय 1 यानी विकास चैप्टर, उसका अध्ययन हम सभी करने वाले हैं। जैसा कि शब्द विकास का अर्थ होता है डेवलपमेंट, यानी हम कह सकते हैं विकास का अर्थ होता है सुधार। यानी विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम कहते हैं कि वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि अगर हम अपने सुधार की प्रक्रिया पर उस राह पर आगे बढ़े हैं, लेकिन अगर हम उस राह से भटक गए या फिर अपनी जो प्रक्रिया है उससे थोड़ा भी पीछे हट गए, देन हम उस राह की ओर अग्रसर नहीं हो पाएंगे। तो डेवलपमेंट के लिए सबसे आवश्यक है कि हमें निरंतर आगे चलते रहना है, और इसलिए कहा गया है विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और जिसका जो प्रतिफल है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट या सुधार से होता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस through which we can develop ourselves by improving our fault. विकास जो तथ्य है, ये एक ऐसा विषय है जो विभिन्न विषयों में पाया जाता है। यदि हम इसे सामाजिक विज्ञान के इतिहास में देखें, हिस्ट्री में देखें, तो हम देखते हैं कि सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के साथ साथ किस प्रकार मानव सभ्यता का विकास हुआ, हम कैसे स्टोन एज सब में किस तरह से मानव जीवन अपना जीवन व्यतीत करते थे, आज वो किस तरह से कर रहे हैं। तो उसमें जो भी स्थिति में सुधार हुआ है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक उसी तरीके से आप राजनीति शास्त्र में देखते हैं तो पहले जिस तरह से राजतंत्र था, आज हम राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर पहुंच गए हैं। तो इस सफ़र को हमने विकास के थ्रू ही तय किया है। विज्ञान में, बायोलॉजी में अगर देखा जाए तो मानव की रचना में भी विकास के साथ साथ बहुत ही सुधार पाई गई है। ठीक उसी तरीके से हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र, जैसा कि इसे हम धन का विज्ञान कहते हैं, तो इसमें हम केवल आर्थिक क्रियाओं के बारे में ही अध्ययन करते हैं। अतः विकास के टर्म को इकोनॉमिक टर्म में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जब हमारे देश में पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय में सुधार हुआ, इस सुधार के साथ साथ यदि हम देखते हैं कि समाज में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, सभी एक बेयर फुटेड लिविंग जिसके हम कह सकते हैं, या फिर जो एक न्यूनतम आवश्यकता जो एक परिवार की या समाज की होती है, यदि सारी आवश्यकताएं विभिन्न परिवारों के बीच उपलब्ध है, समाज में किसी प्रकार का जाति भेदभाव या सामाजिक अपवर्जन, जिसे हम सोशल एक्सक्लूजन भी कहते हैं, या फिर वल्नरेबिलिटी जैसी समस्या विद्यमान नहीं है, तो हम सही मायने में कह सकते हैं कि हम विकास की ओर अग्रसर हैं, या हमने इस विकास के जो लक्ष्य है उसे हासिल कर लिया है। आज विकास से संबंधित अन्य बातों की चर्चा आज हम सभी करेंगे। नेक्स्ट पेजेस में आप देख रहे हैं विकास के बारे में जो बताया गया है। विकास क्या वादा करता है? विभिन्न व्यक्ति,
विभिन्न लक्ष्य। इसका अर्थ यह है कि विभिन्न व्यक्तियों के जो लक्ष्य हैं विकास के, वो अलग अलग होते हैं। उसका कारण यह हो सकता है कि विभिन्न व्यक्तियों की जो आर्थिक स्थिति है वो अलग अलग होती है। अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार ही सभी व्यक्ति अपने विकास के लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जिसे हम कुछ उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश मैंने आपको की है। आप देखिए, आपके पृष्ठ संख्या 4 में विभिन्न व्यक्तियों की श्रेणी दी गई है और उनके अपने लक्ष्य या आकांक्षाएं हैं। तो किन्हीं दो के बारे में विश्लेषण कर मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आप देखते हैं, जैसा है भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, यानी जो लैंडलेस लेबर है। तो लैंडलेस लेबर की सबसे बड़ी इच्छा होती है या उसके लक्ष्य होते हैं कि उसे प्रतिदिन कार्य मिले, कार्य मिलने के साथ साथ मजदूरी भी अच्छी मिले, उसके बच्चे स्थानीय स्कूल में शिक्षा ग्रहण करें और साथ साथ में उनके साथ किसी प्रकार का कोई सामाजिक भेदभाव ना हो। ठीक उसी प्रकार से जो पंजाब के समृद्ध किसान हैं, उनकी इच्छा क्या होती है? उनकी इच्छा होती है कि उनके उपज के लिए जो समर्थन मूल्य सरकार के द्वारा तय की जाती है, वो समर्थित मूल्य अधिकतम हो, ताकि अधिकतम आय की प्राप्ति वो कर सके। इसके साथ साथ जो मजदूर उन्हें खेत में काम करने के लिए मिले, वो कम मजदूरी पर अच्छी तरह भली भांति काम कर सके, करें एवं उनके बच्चे विदेशों में रहकर शिक्षा प्राप्त करें और वे वहीं सेटल हो जाएं। तो यहाँ पे ये जो दोनों वर्ग, दोनों श्रेणी के बारे में जो आपको बताया गया, ये दोनों श्रेणियाँ कृषि कार्य से संबंधित हैं और अपनी अपनी स्थिति के अनुसार उन्होंने विकास के लक्ष्य तय कर रखे हैं। ठीक उसी तरीके से आपको विकास से संबंधित जो अन्य भी श्रेणियों के लोगों की जो अपनी आकांक्षाएं हैं, वो भी अलग अलग मिलती हैं। तो यदि क्वेश्चन ये किया जाए कि विकास के लक्ष्य विभिन्न व्यक्तियों के लिए अलग अलग क्यों होते हैं, तो इसके पक्ष में इसका उत्तर यह होगा कि चूंकि विभिन्न व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है, अतः अपनी आर्थिक स्थिति के अनुरूप वे अपने विकास के लक्ष्य सुनिश्चित करते हैं और इसलिए विभिन्न व्यक्तियों की जो लक्ष्य होते हैं विकास के, वो अलग अलग होते हैं। आगे देखिए, जैसा कि पेज नंबर 5 में है, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है, उसके पेज नंबर 5 में दिया हुआ है कि एक एग्जाम्पल है जिसे मैं पढ़ रही हूँ। देखिए, तीसरी लाइन से ये शुरू किया गया है। इसी तरह अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज़्यादा बांध चाहते हैं, लेकिन इसमें ज़मीन जलमग्न हो सकती है और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है जो बेघर हो जाएंगे, जैसे कि आदिवासी। यहाँ पे इस बात की चर्चा की गई है कि विकास के साथ साथ हमारे रहने के स्तर में भी सुधार आया है, जिसके कारण अब अधिक से अधिक बिजली की आवश्यकता लोगों को होने लगी है। अधिक बिजली की मांग की पूर्ति के लिए उद्योगपति चाहते हैं कि सरकार एक बड़े बांध का निर्माण करे, बहुउद्देशीय बांध का निर्माण करे, जिससे उन्हें 24 घंटे अपने उत्पादन कार्य के लिए बिजली मिल सके। जबकि एक छोटे किसान, या हम कह सकते हैं जो आदिवासी, जिनकी ज़मीन उस बड़े बांध के निर्माण के कारण चली जाएगी, वे अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि वे घर से बेघर हो जाएंगे।
इसलिए वे उसका विरोध कर सकते हैं। इसलिए जो छोटे किसान होते हैं वे सरकार से अपनी आवश्यकता अनुसार बड़े बांध की मांग न कर छोटे चेक डैम या तालाब का निर्माण कराना पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी आवश्यकता वही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अपनी अपनी आवश्यकता के अनुरूप विकास की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट जो है वो निर्धारित होती है। आप देखिए जैसे कि इस पैरा में भी दिया हुआ है, लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं और दूसरा, एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास ना हो, यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। यानी लोगों के जो विकास के लक्ष्य हैं वे अलग अलग होते हैं। किस पे आधारित? आर्थिक स्थिति पे आधारित, है ना। यानी द एम ऑफ द डेवलपमेंट इज डिपेंड ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पर्सन, बिकॉज द इनकम स्ट्रक्चर ऑफ ईच एंड एवरी person is different, but the concept of development depends on the needs of the people। यानी विकास की जो अवधारणा है वो विभिन्न व्यक्तियों के लिए उसकी आवश्यकता के अनुरूप होती है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, एक उद्योगपति और एक आदिवासी या छोटे किसान की आवश्यकता। तो विकास के लिए किया गया एक कार्य एक ही समय में एक व्यक्ति के लिए सृजनात्मक तो दूसरे के लिए विनाशात्मक हो सकता है। जैसे ये उद्योगपति के लिए यदि बड़े बांध का निर्माण किया जाता है तो उद्योगपति के लिए ये सृजनात्मक हो गया, क्योंकि ये उनके लिए सपोर्टिव है, जबकि छोटे किसान के लिए यही विकास के लिए किया गया कार्य उनके लिए विनाशकारी सिद्ध होगा, क्योंकि उनकी ज़मीनें, उनके रहने का जो ठिकाना है, उनका जो ऑक्यूपेशनल लैंड है वो उनके हाथ से चला जाएगा। Therefore, the concept of development is different for different person because it depends on the needs. There is the difference between needs and concept. The needs depends on economic condition and concept depends on needs of the people. आगे देखिए आय और अन्य लक्ष्य। जनरली साधारणतः आप जानते होंगे कि सभी का ये मानना है कि यदि किसी व्यक्ति के पास अधिक पैसे होते हैं तो उनके विकास की संभावनाएं अच्छी होती हैं, ज़्यादा होती हैं। परंतु कुछ मायनों में हम आय के अलावा कुछ अन्य तथ्यों को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। हमेशा आय ही विकास का एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब फर्स्ट पैरा यानी कि ये जो नेक्स्ट टॉपिक है आय और अन्य लक्ष्य, उसमें आप देखेंगे नियमित काम, बेहतर मजदूरी, अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें, ये क्या है? लक्ष्य है ना, लोगों के लक्ष्य हैं। तो ये सभी जो चीज़ें हैं, नियमित काम, बेहतर मजदूरी, अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें, ये आय से संबंधित है। इसे हम भौतिक साधन कहते हैं। यानी विकास के भौतिक साधन क्या है? आय है। क्योंकि भौतिक साधन यानी कि जो फिजिकल फैक्टर है जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, तो ये सभी कहे जाते हैं विकास के भौतिक साधन। अर्थात जो भौतिक साधन है उसका उदाहरण है आय, सिर्फ आय। आय के अलावा जो अभौतिक साधन है which is necessary for the development of each and every person, वो क्या है? इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी यानी कि बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा। तो इन सभी चीज़ों के कारण ये जो वल्नरेबिलिटी है या फिर जो सोशल एक्सक्लूजन है उसे दूर किया जा सकता है। और हम सभी पढ़े हैं कक्षा 9 में ही, क्लास 9 में, that social exclusion is the
कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉवर्टी। तो जब हम इसे दूर कर देंगे देन विकास हासिल कर लेंगे। इसलिए विकास के लिए अन्य अभौतिक साधन इसे कहा गया है। और भौतिक के साथ साथ अभौतिक साधनों की भी आवश्यकता लोगों को उनके विकास के लिए पड़ती है। आगे आप देखिए, द्रव्य या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एक कारक है जिस पर हमारा जीवन निर्भर है, लेकिन हमारा बेहतर जीवन ऊपर लिखी अभौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। अगर आपको यह बात स्पष्ट नहीं लगती तो अपने जीवन में अपने मित्रों की भूमिका के बारे में जरा सोचिए। आपको उनकी मित्रता की इच्छा हो सकती है। इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता है। तो ये जो अभौतिक कारण है उन्हें अभौतिक हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हें हम वी कांट टच दीज फैक्टर्स, वी हैव टू ओनली फील दिस फैक्टर। केवल हम इसे महसूस कर सकते हैं, उसे मेज़र नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसे अभौतिक कारण कहा गया है। क्योंकि किसी व्यक्ति के विकास में उनके साथ अच्छा बर्ताव भी शामिल है। यदि हम किसी व्यक्ति के साथ बार बार निगेटिव बोलते रहेंगे उसके बारे में, तो हो सकता है उसके मन में ये धारणा घर कर जाए कि नहीं, उससे ये काम नहीं होने वाला है। तो मोटिवेशनल वर्क होना चाहिए किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए। एंड देयरफॉर अभौतिक जो साधन है यानी नॉन फिजिकल जो फैक्टर है इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी पर्सन एज वेल एज फिजिकल फैक्टर। डू यू अंडरस्टैंड? आज हम लोग विकास से संबंधित इतनी ही बातों को देखेंगे। आप सभी इसे अच्छे से देखकर समझेंगे। इसके नेक्स्ट भाग में, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको आगे समझाने की कोशिश करूँगी। और ठीक है, धन्यवाद।